मैनचेस्टर सिटी पहुंच चुकी है चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में और रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी रीमैच हो जाता है पिछले साल के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का। तो बायर्न म्यूनिक थोड़ा सा लेट डाउन फील कर रही होगी, फैंस स्पेशली, जिस तरीके से एक अच्छा रन चल रहा था उनका। और नागल्समैन को जब सैक किया गया तो यही सवाल था कि थॉमस टूकल जब आया तो मैं भी थोड़ा सा एम्ड अप था, मुझे लगा था कि नहीं यार ये अच्छा अपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन अगेन, फुटबॉल इज अबाउट कि जो टीम ज्यादा सेटल्ड होती है और जो टीम इतना अच्छा करती आ रही होती है, एकदम से अगर उसमें डिसरप्शन आ जाता है तो रिकवर करना मुश्किल होता है। बायर्न इतना कुछ खराब नहीं कर रही थी, अगर आप रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। नागल्समैन का अगर आप विन परसेंटेज देखेंगे तो काफी, मतलब इट वाज वेल अबव 70%, तो ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे थे नागल्समैन। चैंपियंस लीग में तो स्पेशली उनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो टूकल का अपॉइंटमेंट जिन भी कारणों में हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया, उस पर हम वापस नहीं जाएंगे। उससे डिसरप्ट तो हुआ सिस्टम पूरा, और उस काम को असर फर्स्ट लेग में देखने को मिला जहां पर मैन सिटी ने आउट प्ले कर दिया बायर्न म्यूनिक को। सेकंड लेग में परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर थी बायर्न म्यूनिक की, कुछ उन्होंने चांसेस क्रिएट करे लेकिन अगेन इंडिविजुअल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा। अगेन उपामेकानो, आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो रिजर्वेशंस रहते हैं सबके उपामेकानो को लेके कि इंडिविजुअल मिस्टेक्स करते हैं, क्या वो क्रंच मोमेंट पे स्टेप अप कर पाते हैं। तो लास्ट सीजन भी उनका यही था, मिस्टेक्स से बहुत ज्यादा वो मतलब उनका जो एक आप कह सकते हैं सीजन अफेक्ट हुआ था। लास्ट सीजन बहुत ज्यादा उन्होंने इंडिविजुअल मिस्टेक्स कमिट करी थी। इस सीजन भी आप मतलब अभी तक उनका सीजन अच्छा जा रहा था, लेकिन अब एक अगेन पिछले दो मैचेस में, ये स्पेशली चैंपियंस लीग वाले मैचेस में अगेंस्ट मैन सिटी, आप कह सकते हैं कि चार गोल जो दो टाइम है, दो लेग्स में मैन सिटी ने स्कोर किए हैं, उसमें से उपामेकानो कुछ गोल्स पे तो एट फॉल्ट थे ही, तो ठीक है। लेकिन आई थिंक वो जो स्लिप हुए हैं हालैंड वाले गोल में वो थोड़ा सा अनलकी भी थे। वो मोमेंटम उनका जो है वो नहीं वो कंट्रोल कर पाया, और हालैंड को तो रोकना वैसे ही मुश्किल होता है। और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फील करेंगे आप उस समय एक डिफेंडर के लिए नाइटमेरिश सिचुएशन होती है वो, अगर इस तरीके से डिफेंडर फॉल्टर कर जाए और गोल कंसीड कर देती है टीम। तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्शंस में सबने यही प्रिडिक्ट किया था कि रियल मैड्रिड और मैन सिटी ही होगा फर्स्ट लेग के बाद। दोनों ही टीम्स ने एम्फेटिकली जो है चार चार गोल मार के रियल मैड्रिड और मैन सिटी ने अपनी सेमीफाइनल में जगह बना लिया, जो कि एक बहुत अच्छा मैच होगा। अब यहाँ पर जो है एकदम 50-50 टाई हो जाता है। आप नहीं कह सकते कि किसी एक टीम के फेवर में है किसी के नहीं है, बिकॉज दोनों ही टीम्स की वीकनेसेस हैं, दोनों ही टीम्स की स्ट्रेंथ्स हैं। तो जब सेमीफाइनल आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। दूसरी जगह इंटर ने होल्ड कर लिया और एक अच्छा एंटरटेनिंग गेम हुआ है उधर भी। 3-3 जो है वो सेकंड लेग हुआ है फिनिश, लेकिन क्योंकि 2-0 के स्कोर से ऑलरेडी इंटर जीत गई थी पहला लेग, तो एक मिलान डार्बी अब एक सेटअप हो जाती है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान, बहुत टाइम बाद एक इटालियन टीम अब आएगी चैंपियंस लीग फाइनल में। आई थिंक 2017 में यूवेंटस थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2017 रियल मैड्रिड जब जीती थी तो यूवेंटस को हराया था उन्होंने। तो आई थिंक उसके बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इटालियन ऑपोजिशन फाइनल में मिलेगा, मैन सिटी या रियल मैड्रिड को। तो इंटरेस्टिंग होगा। बट बायर्न थोड़ा सा आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी दिक्कतें खुद ही बढ़ा ली। जरूरत थी नहीं नागल्समैन को सैक करने की, और थॉमस टूकल पे बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क आ गया। डीएफबी पोकल से वो बाहर हो गए, चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, बुंदेसलीगा टाइटल रेस भी अभी तक जो है बायर्न के पक्ष में नहीं आई है। हमेशा जो बायर्न का एक रहता है, पिछले हम देख रहे हैं 10 सालों से जो टाइटल को डोमिनेट कर रहे हैं, तो अभी तक वो टाइटल रैप अप कर लेते हैं, लेकिन वो टाइटल रेस भी डाउन टू द वायर जाएगी। तो एक खतरा मंडरा रहा है बायर्न म्यूनिक के सर के ऊपर कि वो ट्रॉफी लेस जा सकते हैं सीजन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फेलियर होता है। मतलब बायर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बुंदेसलीगा और बाकी जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस भी वो डोमिनेट करते हैं, प्लस चैंपियंस लीग में भी आगे तक जाते हैं। तो इस तरीके का अगर एक सेटबैक बायर्न को मिलता है तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये शायद डिसीजन जो था गलत प्रूव हो सकता है नागल्समैन को सैक करने का। लेकिन सीजन के एंड तक पता चलेगा। आई होप फॉर थॉमस टूकल से कि बायर्न जीत जाए बुंदेसलीगा, बिकॉज मैं थॉमस टूकल को सक्सेसफुल होता देखना चाहता हूँ बायर्न म्यूनिक में। नागल्समैन को सैक करने का डिसीजन सही साबित होता है गलत, वो हमको पता चल ही जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन नागल्समैन की अगर बात करें तो परफेक्ट सेगवे, और चेल्सी का जो नेक्स्ट मैनेजरियल अपॉइंटमेंट है उसके टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैट लॉ ने रिपोर्ट किया है कि एनरिके जो हैं अब टॉप जो
कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट में नहीं है चेल्सी के मैनेजर बनने के लिए। और नागल्समैन और मॉरित्सियो पोचेटिनो, ये दो मैनेजर से कांटेक्ट किया जा रहा है। और एक और चीज आई है कि चैंपियंस लीग का जो एलिमिनेशन है उसका मतलब ये है कि वेज में रिडक्शन मिलेगा कुछ प्लेयर्स को अप टू 30%, स्पेशली उन प्लेयर्स को जिन्होंने नई रिजीम में, नई ओनरशिप में, टॉड बोली की ओनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। जिन प्लेयर्स ने रोमन अब्रामोविच के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उनको उतना ही पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड क्लॉज नहीं था कि अगर आप चैंपियंस लीग में आगे तक जाएंगे तो आपको वेजेस जो हैं उस हिसाब से मिलेंगे। तो एक बहुत ज्यादा मेसी सिचुएशन है, उसकी बात हम अलग करेंगे और देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैनेजरियल अपॉइंटमेंट की बात करें तो शुरू से ही डे वन से मुझे लगा था कि नागल्समैन ही फेवरेट होंगे, बिकॉज उनके दोस्त हैं चेल्सी के हायरार्की में, क्रिस्टोफर विवेल हो गए, लॉरेंस स्टुअर्ट हो गए, पॉल विंस्टैनली हो गए, ये सब नागल्समैन के फैन हैं। एक जो ओनरशिप को हमेशा डाउट रहा है वो ये रहा है कि एज जो है उसका एक फैक्टर हो सकता है, बिकॉज 35-36 ईयर्स ओल्ड ही है नागल्समैन। थियागो सिल्वा से उम्र में छोटे होंगे, तो प्लेयर्स जो होंगे वो क्या मानेंगे बात नागल्समैन की, नागल्समैन वो रिस्पेक्ट कमांड कर पाएंगे, वो अथॉरिटी जो है अपनी बना के रख पाएंगे ड्रेसिंग रूम में, वो एक सवाल है। तो मेरा यहाँ पर इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहली बात तो हमारे प्लेयर्स ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनमें वो ईगो हो, वो प्लेयर पावर वाला चक्कर हो। अगर ऐसा है तो वैसे ही उनको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसे जो भी प्लेयर्स है। दूसरी चीज ये है कि नागल्समैन यंग है तो हमारी स्क्वाड भी काफी यंग है। अगर आप नए प्लेयर्स जो हमारे देखेंगे तो मोस्टली जो है 24, आप कह सकते 23-24 हमारी एवरेज एज होगी। अगर आप कुछ सीनियर प्लेयर्स को हटा दीजिए, जैसे थियागो सिल्वा, एस्पिलिक्वेटा, आप इन प्लेयर्स को हटा दीजिए तो अराउंड वो 23-24 वाले ब्रैकेट में होंगे। तो मतलब 10 साल का एक एज गैप है, तो आई थिंक सही है वो। मेरे हिसाब से इतना कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए वो। और देखिए, इज्जत ना उम्र की नहीं की जाती, व्यवहार की जाती है। अगर मैनेजर का व्यवहार अच्छा है और मैनेजर एक कमांडिंग तरीके से मैनेज कर रहा है अपनी टीम को, टैक्टिकली ही साउंड, और उसका जो ट्रांसलेशन है हमको फील्ड पे देखने को मिलता है, तो फर्क नहीं पड़ता अगर मैनेजर 25 साल का है, 35 साल का है, या 75 साल का है। अगर वो काम कर रहा है अच्छे से, अगर वो रिजल्ट्स आपको दे रहा है, तो एज इज जस्ट अ नंबर। जैसे एज हम कहते हैं कि जब कोई ज्यादा होते हैं एज में और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लेयर्स, जैसे ज्लातन की हम बात करें, थियागो सिल्वा की बात करें, रोनाल्डो, मेसीन की बात करें, तो हम कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, लूका मॉड्रिच वगैरह। लेकिन जब हम उम्र में कम लोगों की बात करते हैं जो इतनी मैच्योरिटी दिखाते हैं, वहां पे भी हमको बोलना चाहिए एज इज जस्ट अ नंबर। तो आई थिंक नागल्समैन के लिए ये बात जो है वो फिट होती है बहुत अच्छे तरीके से। एंड आई थिंक उनको ही मेरे हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा। और बहुत सारा, जैसा मैंने कहा, हायरार्की में जो लोग हैं उनके फैन हैं। और जिस तरीके से गेम आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोचिंग मेथडोलॉजी में एवोल्यूशन आ रहा है, स्पोर्ट साइंस, न्यूट्रिशन जो है वो भी बेहतर हो रहा है, तो प्लेयर्स की जो एज है रिटायरमेंट की वो आगे बढ़ती रहेगी, और कोचेस जो हैं उनकी एज मैनेज करने की कम होती रहेगी, बिकॉज दोनों ही चीजों में एवोल्यूशन आ रहा है। तो एक कोच बनने के लिए शायद अब उतना टाइम या उतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिकॉज अब बहुत कुछ जो है डेटा ड्रिवन भी हो गया है। बहुत सारी चीजें लोग जल्दी पिकअप कर लेते हैं और बहुत जल्दी उस लेवल पे पहुंच जाते हैं गेम को अच्छे से ऑब्जर्व करके, क्योंकि आपके पास अब वैसे टूल्स आ गए हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, आपको केपेबल बना सकते हैं उस लेवल पे मैनेज करने के लिए। तो ये एक पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स के करियर लंबे होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिकवरी अच्छी हो गई है, स्पोर्ट साइंस अच्छा हो गया, न्यूट्रिशन और ये जो सारी चीजें हैं बेहतर होती जा रही हैं। हमको गेम की समझ और बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की समझ जो है विद टेक्नोलॉजी, विद एवोल्यूशन, हर चीज में वो बेहतर होती जा रही है। और सेम हम कोचिंग की बात करें तो अगर एक बंदा है वो जो चीजें हैं वो जल्दी पिकअप कर रहा है, तो वो 30 साल की, 28 साल की उम्र में भी कोच बन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप और फ्रीक्वेंटली देखेंगे मेरे हिसाब से मॉडर्न फुटबॉल में आने वाले समय में। तो ये मेरे ख्याल से एक इशू नहीं होना चाहिए कि कन्वेंशन जो है वो मेंटेन रहे कि कोच जो है वो 40-50-60 साल का ही होना चाहिए, तभी जो है वो प्लेयर्स रिस्पेक्ट करेंगे उसको। आई डोंट थिंक सो। ये विद समय ये सोच को भी जो है अब इवॉल्व होने की जरूरत है। तो जैसा मैंने कहा, सिचुएशन बहुत ज्यादा मेसी है इस समय, और नागल्समैन को बहुत काम करना पड़ेगा अगर वो अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी मैनेजर जिनको अपॉइंट किया जाता है। अब मेसी की बात करें तो बात करेंगे लियोनल मेसी की। क्या सेगवे किया, शानदार। तो यहाँ पर एक अपडेट आया है कि बार्सिलोना वांट टू साइन लियोनल मेसी ऑन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट as they want him to be at the club when they inaugurate the new Spotify Camp Nou.
at club's 120th year anniversary in late 2024. तो देखिए जिस तरीके के डेवलपमेंट आ रहे हैं, और हावियर टेबास ने भी अभी कुछ दिन पहले बोला कि वो मेसी के फैन हैं और वो चाहते हैं कि बार्सिलोना एक सॉल्यूशन फाइंड करे कि किस तरीके से उनको रजिस्टर किया जा सकता है और किस तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट देके नया प्लेयर बनाया जा सकता है बार्सिलोना का। तो वो भी मुझे लगता है ला लीगा के फेवर में एक चीज है, और कौन नहीं चाहेगा कि मेसी उनकी टीम में, उनकी लीग में आके खेलें। तो आई थिंक सॉल्यूशंस तो निकल ही जाएंगे। लपोर्ता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मेसी जो है आ जाएंगे वापस बार्सिलोना को, और वो केपेबल होंगे कि वो फाइनेंशियली वो सॉल्यूशंस निकाल लें, फीजिबिलिटी इस चीज की निकाल लें कि मेसी आएंगे। और देखिए हम सबको पता है, इट्स द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट, वी ऑलरेडी नो कि मेसी एंड बार्सिलोना ट्राइंग एवरीथिंग इन देयर पावर। अगर कुछ बहुत ही मतलब अजीब चीज हो जाए 1% की, नहीं मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो बात अलग है। बट आई थिंक ला लीगा भी अपनी जो एक स्ट्रिक्टनेस है उसको ठीक करेगी। और ये जो आप कह सकते हैं, ये रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का भी जो एक लफड़ा चल रहा है और ये जो एक लड़ाई सी चल रही है, इसका भी मतलब आप कह सकते हैं कि ला लीगा पे असर पड़ेगा एज अ लीग। तो व्हाट दे नीड कि उस लीग को फिर वापस से आप उसी तरीके से ग्लोरी डेज में ले जाएं। तो मेसी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, नॉट ओनली एज अ प्लेयर बट एज अ ब्रांड, एज एन इंडस्ट्री। मेसी अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप देखिए ला लीगा को कमर्शियली कितना फायदा होगा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई सोचने वाली बात है। इट्स अ नो ब्रेनर फॉर ला लीगा, फॉर हाबियर टेबास, कि आप कंडीशंस जो हैं थोड़ी सी ईज आउट करें बार्सिलोना के लिए, चीजें जो हैं वो ठीक करें और मेसी को लेके आए। एंड आई पर्सनली थिंक इट्स डन। मेरे हिसाब से मेसी आ जाएंगे बार्सिलोना। For sure, he will be a Barcelona player, and it would be very good to see. As a neutral, also it would be very romantic to see football in terms में। जैसे मुझे याद है थियरी ऑनरी जब आर्सेनल आए थे लोन पे, तो काफी अच्छा लगा था देख के। ऑल्दो आई एम नॉट अ आर्सेनल फैन, और आर्सेनल चेल्सी की काफी फियर्स राइवल्स है, लेकिन कुछ चीजें एज अ न्यूट्रल आपको अप्रिशिएट करनी पड़ती है। मुझे अभी भी याद है वो लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट थियरी ऑनरी जब वापस आए थे और एफए कप में उन्होंने गोल स्कोर किया था। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखने में अच्छी लगती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बट आई पर्सनली फील कि ऐसा हो जाएगा और होना भी चाहिए, फॉर न्यूट्रल्स, फॉर बार्सिलोना फैंस एंड फॉर ला लीगा एज अ होल। इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि मेसी आए यहाँ पर, और जो फेयरवेल उनको मिलना चाहिए बार्सिलोना से, और जो डिजर्व करते हैं। ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर बार्सिलोना की हिस्ट्री में, और मतलब आप कह सकते हैं ही इज द बेस्ट दैट वी हैव एवर सीन। तो डेफिनेटली यार ही डिजर्व्स ऑल द अपलॉज, और जो भी मतलब फेयरवेल और जिस भी तरीके का गुड बाय बार्सिलोना को उनको कहना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा उनके पास अब ये मौका है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट टूकल, अबाउट बायर्न म्यूनिख, अबाउट मैन सिटी, रियल मैड्रिड, दूसरा सेमीफाइनल, मिलान डर्बी, चेल्सी का मैनेजर कौन होगा नेक्स्ट, एंड दिस लियोनेल मेसी बार्सिलोना सिचुएशन। मिलते हैं आपसे शाम को। आई एम वेरी हैप्पी अब चैंपियंस लीग में नहीं है चेल्सी, तो वो अब थोड़ा सा टेंशन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जो हमारा ध्यान है प्रीमियर लीग पे रहेगा, और जैसे तैसे 5-6 पॉइंट लेके हम रेलीगेशन सिक्योर कर लें, और चेल्सी का जो सीजन है वो तो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड पीस।